हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। डिजास्टर्स डिजास्टर्स को आप बाय एंड लार्ज दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक आ गया। और एक होता है मैन मेड डिजास्टर, जैसे कि लेट्स से एयर पॉल्यूशन। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो एक चीज सामने आई वो ये है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स लगते तो नेचुरल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो भी मैन मेड हो सकते हैं। और जब भी कोई ऐसी कैलेमिटी होती है तो थोड़ा डिस्कोर्स उस तरफ कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन जाता जरूर है। एक एग्जांपल दूं तो 2015 में चेन्नई में बाढ़ आई थी। उस वक्त तो ऐसा लगा था कि बहुत तेज बारिश की वजह से शायद ये बाढ़ आई है। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स तब भी थी कि पानी उन एरियाज से होकर गुजर रहा है जो पानी का नेचुरल पाथ हुआ करता था। अनरेगुलेटेड अर्बन प्लानिंग एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन के चलते कुछ ऐसे एरियाज में पानी अंदर आ गया था जो पानी का नेचुरल रास्ता पहले होता था। अगर नेचुरल वाटर बॉडीज जो पानी को लेकर समुंदर तक जाती थी उन पर कब्जा करके कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो यही होगा जो हुआ। 2018 में सीएजी ने इस फ्लडिंग को एज अ मैन मेड डिजास्टर कैटेगराइज किया था। हो सकता है आपको एनवायरनमेंट में उतना इंटरेस्ट ना हो जितना दूसरे करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें हो, लेकिन ये हम सबको इम्पैक्ट करता है और इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड फ्लैश फ्लड के बारे में। फ्लैश फ्लड यानी आजकल के सोशल मीडिया की भाषा में इसे ऐसा समझ सकते हैं कि इंस्टा फ्लड। चेन्नई में तो घोर वर्षा की वजह से बाढ़ आई, लेकिन उत्तराखंड में जो रिसेंटली हुआ वो एकदम से हुआ, एकदम से बाढ़ आ गई। तो एकदम से बिना घनघोर वर्षा के बाढ़ कैसे आ सकती है, ये बताएंगे अभिषेक। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कि जो पिछले 7 तारीख को एक उत्तराखंड में फ्लश एक अचानक बाढ़ आई थी नदी में, ऋषिगंगा रिवर थी। तो क्यों आई? तो बेसिकली सबसे पहले आपने एक टर्म सुना होगा कि ग्लेशियर लेक ये होती क्या है। देखिए, ग्लेशियर क्या होता है कि जमी बर्फ, कई कई एक बड़े एरिया में बर्फ जमी हुई है। अब ये जब बर्फ पिघलती है तो उसका पानी एक जगह इकट्ठा होता है। तो उससे जो लेक बनती है उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। पिछले कुछ साल में देखा गया है कि ग्लेशियर लेक काफी ज्यादा फॉर्म हो रही है। वो क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि कई जगह छोटी छोटी सी ग्लेशियर लेक्स बनने लग गई है, जो नेचुरली पहले कुछ सालों पहले नहीं बनती थी। अभी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ ज़्यादा नहीं जम पाती और वो जल्दी पिघल जाती है वो। तो उससे कई लेक्स फॉर्म हो रही है। तो इस बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक अचानक बाढ़ आ गई नदी में, अचानक पानी और मलबा आ गया, तो क्यों आया। अभी इस पे काफी रिसर्च चल रही है, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला है कि क्यों हुआ है। बट एक जो मेन रीजन है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों हुआ था। और आगे भी क्या इस तरह की इंसिडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ साल पहले केदारनाथ में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था। और अभी ये एक और इंसिडेंस हो गया है। तो उसकी बात करें कि आगे भी क्या ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या हुआ था, ये इसका रीजन क्या था। तो एक जो मेन जो रीजन है हम उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अभी तक की जो स्टडी में पता पड़ा है कि जो साइंटिस्ट ने देखा है कि वो एक मेन रीजन हो क्या सकता है। तो ये साइंटिस्ट को भी ये पता पड़ा है कि एक काफी बर्फ की काफी बड़ी चट्टान थी जो पहाड़ से लटकी हुई थी। इस साल हुआ क्या है कि पिछले 60 सालों में अगर देखें तो ठंड में काफी गर्मी रही है, टेम्परेचर काफी काफी ज्यादा रहा है इसका ठंड। और स्नोफॉल भी कम हुई है। तो इसी वजह से हो सकता है कि जो बर्फ की एक बड़ी चट्टान थी जो एक पहाड़ी से लटकी हुई थी वो गिरी होगी। जैसे नीचे आई होगी स्लोप के साथ साथ वो। तो अपने साथ जो लूज एक बर्फ होती है, जैसे 7 तारीख को जो इंसिडेंस हुआ उसके साथ उसके एक हफ्ते पहले काफी वहां बर्फबारी हुई थी। पर 7 तारीख के 2 3 दिन पहले वहां पे अचानक टेम्परेचर बढ़ गया था, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से काफी ज्यादा था। तो लूज बर्फ काफी थी। तो वो बर्फ की चट्टान जैसे नीचे आई तो हमेशा लूज बर्फ को लेते हुए आई और इसने एक पूरा एवलांच फॉर्म किया। तो बर्फ पानी ये सब जगह जाके एक जगह जाके इकट्ठा हुआ है और उसने एक लेक बना दी, ग्लेशियर लेक। तो ये
नेचुरल लेक नहीं थी ये, कुछ कुछ समय के लिए जो ये बर्फ आई, बर्फ की चट्टान आई, उस वजह से बनी हुई लेक थी। तो ये हुआ कि कुछ घंटे बाद, कुछ ही घंटे सस्टेन कर पाई और ये लेक फट गई। तो जो भी इसमें पानी था, जो बर्फ थी, और ये जो बर्फ ऊपर से पहाड़ी से नीचे आ रही थी, तो वो हमेशा मलबा भी थी, तो ये सब पूरा मलबा ऋषिगंगा रिवर में गया और उस वजह से हो सकता है कि जो बाढ़ आई है वो बाढ़ आई होगी। कुछ सैटेलाइट इमेजेस है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक हील है। इसमें ये जो आपको खाली पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पे बर्फ नहीं दिख रही है, तो अभी जो साइंटिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि ये यहाँ पे जो बर्फ जो लटकी हुई थी वो नीचे गिरी। आप देख सकते हैं कितना स्लोप है यहाँ पे। तो इस स्लोप के साथ काफी तेजी से नीचे आई, रस्ते में जितनी बर्फ थी वो सब लेके आई और नीचे आके उसने एक काफी एक एक ग्लेशियर लेक फॉर्म की। वो लेक वो फट गई, तो इस वजह से सडनली नदी में पानी आया, जिसकी वजह से दो पावर प्लांट्स बह गए। और ये आप देखिए, ये दूसरी आपको जो पिक्चर दिख रही है, की पिक्चर है, फर्स्ट वाली पिक्चर, और ये दूसरी पिक्चर है, ये है 7 फरवरी के बाद की। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में काफी बर्फ थी जो कि पिघल के नीचे आ गई और इसने एक बाढ़ का रूप ले लिया। अब मैंने इस बार की दो, पूरा पूरा एक तपोवन पावर प्लांट और एक पावर प्लांट पूरी तरह से बह गए, क्योंकि ये जो पानी आया, तो पानी के साथ पानी जो पूरी बाढ़ ऐसे पानी के साथ मलबा भी था, चट्टाने, मिट्टी, तो इसने काफी एक फोर्स क्रिएट किया। तो आप भी देख सकते हैं कि एक 16 सितंबर 2020 की पिक्चर है। यहाँ पे आपको पूरा डैम दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ब्रिज है, दो ब्रिज दिखे होंगे, एक ब्रिज नंबर 1 और ये इधर ब्रिज नंबर 2। और ये बाद की पिक्चर है, ये 8 फरवरी की पिक्चर है, दूसरे नंबर की। इसमें देख सकते हैं कि अभी पूरा का पूरा डैम बह चुका है। यहाँ पे जो ब्रिज था, ब्रिज बह गया है। ये जो सेकेंड नंबर ब्रिज था, ये पूरा बह गया है। तो ये दोनों आप इमेज देखिए, कंपेयर कर सकते हैं कितना नुकसान हुआ था, कितने फोर्स से पानी आया था। और अभी भी कह रहे कि एक जो सैटेलाइट इमेजेस से पता पड़ा है कि अभी भी ऋषिगंगा का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि ये जब बाढ़ आई थी तो उसके साथ काफी मलबा आया था, तो मलबा एक जगह इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से एक आर्टिफिशियल डैम बन गया है और एक लेक फॉर्म हो गई है। तो ये फ्लो ऋषिगंगा का पानी की जगह इकट्ठा होते जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कभी ये भी फट जाए। इसकी कोशिश की जा रही है कि इसको भी किसी तरह से मलबा हटा के नदी का फ्लो वापस चालू किया जाए। अभी इंसिडेंट्स होते ही क्यों हैं? जैसे कि अगर हम एक इंडिया टुडे की स्टडी है, उसमें ये बताया गया है कि जो उत्तराखंड के 78 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे इंसिडेंट्स के लिए वनरेबल है। यानी वहाँ पे काफी चांस है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अब ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं, इसके कई रीजन है। एक तो नेचुरल रीजन भी हो सकता है, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस वजह से बर्फ ज्यादा पिघल रही है, बर्फ जम भी नहीं पाती है और पिघल जली जाती है। तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है। ये नहीं कि आप कोई मना करता है कि आपको डेवलपमेंट नहीं करना है, बट आपको वहाँ की जो पूरी नेचर है, प्रकृति वहाँ की, उसको देखते हुए आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि आप कुछ भी जो है कि आप एक प्रोजेक्ट लाना है तो आपको लाना है, तो आपको उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, वहाँ के लोगों पे क्या असर होगा, वो समझना पड़ेगा। अ, इसमें कई भी सरकारें भी कई गलतियां होती है कि वो प्रोजेक्ट्स को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में कई इन्वायरमेंट क्लियरेंस वो खत्म कर देती है। इसका एक एग्जांपल है कि चार धाम प्रोजेक्ट है। आपने सुना होगा चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन सभी चारों धामों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है, फिर रोड बन रही है। इसको लेके काफी एक विवाद चल रहा है कि इससे वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोड बनाने के पहाड़ों को काटा जा रहा है। अब ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है किस तरह से गवर्नमेंट अपने खुद के ही नियमों को किस तरह से उसमें लूप होल निकालती है। एक जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसका ये रूल है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे एरिया में, उत्तराखंड हुआ, इन एरिया में कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लगता है। अगर आप रोड बना रहे हो तो आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की क्लियरेंस लगेगी। बट उसमें ये भी है कि अगर 100 किलोमीटर से कम का प्रोजेक्ट है तो आपको क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो पूरा चार धाम प्रोजेक्ट है,
ये 889 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने क्या किया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 53 छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, और कोई भी प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं रहा। तो इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की आपको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने सीधे रोड बनाना चालू कर दिया। अभी ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में रोड की विड्थ कितनी होना चाहिए, चौड़ाई कितनी होना चाहिए, क्योंकि रोड की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ज्यादा पहाड़ काटना पड़ेगा। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। तो एक तरह से क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, और डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हो रहा है। आपको एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपके खुद के रूल्स, जो आपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के जो रूल्स बनाए, आपको खुद को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अभिषेक जब ये बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें नेचर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो मुझे रिसेंटली मैं यूरोप गया था, तो वहाँ की याद आ गई पैंडेमिक के पहले। और बहुत सी वहाँ पर स्पेसिफिकली स्विट्ज़रलैंड में पैनोरेमिक व्यूज़ की ट्रेन्स चलती हैं, जो आपको ऐसे रूट से लेके जाती हैं जो काफ़ी अच्छे सुंदर दिखने वाले रूट्स हैं। लेकिन ऐसी जगहों में भी जिस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है वो देखने लायक है, लेकिन एट द सेम टाइम नेचर से खिलवाड़ नहीं किया गया। तो वो एक चीज़, वो एक मॉडल है जो शायद हम लोग भी अपना सकते हैं। और मैं भी उस टाइम यही सोच रहा था कि जो हमारे यहाँ सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जाने की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। एक डेवलपमेंट उस मोड में किया जा सकता है, उस मॉडल को फॉलो किया जा सकता है। खैर, आज के कॉन कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।